कार सड़क पर तेजी से दौड़ रही थी। मैंने कार में बैठकर नकली मुंह चिपकाए, विग पहनी और बार बार शीशे में खुद को देखने लगा, यह सुनिश्चित करते हुए कि कहीं कोई कमी तो नहीं रह गई। मेरी हरकत देखकर श्यावानु ने व्यंग्य भरी मुस्कान दी। उसे शायद लगा कि यंग मास्टर जो बहुत बहादुर बनने की कोशिश कर रहा है। मैंने परवाह नहीं की। तुम क्या जानो, इसे बुद्धिमानी कहते हैं। श्यावानु हल्के से हंस पड़ी। उसके होठों के कोनों पर एक कोमल मुस्कान उभर आई। तभी फोन बजा। लू पांगफी का कॉल था। उसने कार में ही कॉल रिसीव कर ली। वेनु, वह औरत अभी अभी अकेले विला से बाहर निकली है। लगता है वह जा रही है। क्या मैं उसका पीछा करूं या उसकी बेटी का? जैसे ही मैंने सुना कि फैंग त्सिन जा रही है, मैंने तुरंत आदेश दिया, उसकी बेटी का पीछा करो, उसकी सुरक्षा हर हाल में सुनिश्चित करो। लू पांगफी हैरान रह गया। वेनु, यह व्यक्ति आखिर है कौन? श्यावानु ने कार की रफ्तार बढ़ा दी। जैसा ये कह रहे हैं वैसा ही करो। यह कहकर उसने कॉल काट दी। 5 मिनट बाद मैंने फैंगसिन की कार को विला से निकलते हुए देखा। श्यावानु ने तुरंत कार मोड़ दी। विला के मुख्य द्वार पर न कोई वाहन था और न ही कोई राहगीर। मैंने सोचा कि श्यावानु शायद कोई अद्भुत तरीका अपनाने वाली है, जैसे दीवार फांदना, छतों के रास्ते अंदर घुसना या किसी तरह बिना पकड़े प्रवेश करना। मैं तो थोड़ा उत्साहित भी हो गया था। मन कर रहा था कि मैं भी यह सब आजमाऊं। श्यावानु ने मेरी तरफ देखा और खिड़की नीचे कर दी। उसकी नजरें मानो किसी मूर्ख को देख रही हों। अगले ही पल हमने कॉलोनी की सुरक्षा टीम को देखा। सुरक्षा गार्ड अत्यंत सम्मान के साथ बाहर आ गए। प्रेसिडेंट सिया, आप यहां कैसे? मेरे दिमाग में तुरंत ढेर सारे सवाल उमड़ पड़े। फिर मैंने श्यावानु को शांत स्वर में कहते सुना, मैं कामकाज का निरीक्षण करने आई हूं। गेट खोलो, मुझे अंदर जाना है। कमाल हो गया। हम बस ऐसे ही अंदर चले गए। कॉलोनी का गेट तुरंत खोल दिया गया। मैंने श्यावानु की ओर देखा। उसके होठों पर शरारती मुस्कान तैर रही थी। मैं तुम्हें अंदर ले आई, मैंने अटपटी हंसी के साथ कहा। तुम सच में कमाल हो। वह मुस्कुराई। मेरे पास इससे भी बेहतर हुनर है। यह तो सबसे मामूली चीज है। श्यावानु के होठों पर आत्मविश्वास भरी मुस्कान थी। वह एक हाथ से गाड़ी चला रही थी। उसकी आंखों और चेहरे पर ऐसा बेफिक्र घमंड झलक रहा था जैसे उसने जीवन में कभी हार का स्वाद ही न चखा हो। मुझे लगा वह बढ़ा चढ़ाकर बोल रही है, लेकिन मेरे पास इसे साबित करने का कोई तरीका नहीं था। कुछ ही देर में कार लकड़ी से बने उस विला के सामने पहुंच गई। जैसे ही हमारी कार रुकी, एक व्यक्ति तुरंत हमारी ओर चला आया। वेनु, क्या यही वह आदमी है जिसके बारे में फोन पर बात हो रही थी? वह लू पांगफी था। उसने स्वाभाविक रूप से सहचालक सीट की ओर देखा और कार के अंदर झांका। मुझे देखते ही उसके चेहरे पर ऐसा भाव आया मानो उसने कोई अविश्वसनीय चीज देख ली हो। उसने दोबारा ध्यान से देखा। इतने वर्षों में उसने कभी श्यावानु के आसपास किसी पुरुष को नहीं देखा था। और तो और यह आदमी उसकी प्रिय कार की आगे वाली सीट पर बैठा था। उसने तीखी नजर से पूछा, क्या यह होने वाले जीजाजी हैं? उसके ये 4 शब्द सुनते ही मेरी सांस जैसे अटक गई। इसके बाद लू पांगफी ने अपने हाथ में मौजूद निगरानी फुटेज दिखाया। अंदर किसी ने एक छोटा कैमरा पहन रखा था। वहां होने वाली हर गतिविधि बाहर बैठे लोग साफ साफ देख सकते थे। मैंने फुटेज देखकर कहा, काफी पेशेवर तैयारी है। अंदर ज्यादा लोग नहीं हैं। क्या किसी को सुरक्षित बाहर निकाला जा सकता है? लू पांगफी ने श्यावानु की ओर देखा। क्या आप उसे बाहर ले जाने वाली हैं? उसकी मां ने उसे बेच दिया है। अगर हम सीधे अंदर घुसकर उसे लेकर निकल गए तो हमारी नौकरी चली जाएगी। मुझे पता था कि वहां के सुरक्षा गार्ड उनकी ही कंपनी के कर्मचारी थे। अगर कोई बाहरी व्यक्ति जबरन अंदर घुसता तो सुरक्षा टीम को जवाबदेह ठहराया जाता। मैंने आत्मविश्वास से कहा, अगर उनकी नौकरी जाती है तो उसकी जिम्मेदारी मैं लूंगा। श्यावानु और लू पांगफी के साथी मेरी ओर देखने लगे। श्यावानु के होठों पर मुस्कान आ गई। चगू परिवार धनवान और प्रभावशाली है। यंग मास्टर ज्यू ने बात कह दी है, फिर डरने की क्या बात है? तभी लू पांगफी को एहसास हुआ कि यह आदमी वही इंटरनेट पर मशहूर गु यिंग है। वह खुद को रोक नहीं पाया और एक बार फिर श्यावानु की ओर देखने लगा, क्योंकि यह जगह बेहद सुरक्षित और निजी थी। वांग श्याओ ने यहां कई बार पार्टियां आयोजित की थीं, लेकिन अब तक उसने कभी अतिरिक्त सुरक्षा भी नहीं रखी थी और कभी कोई समस्या नहीं हुई थी। वह घर बेहद विशाल था। अंदर मौजूद सभी लोग पूरी तरह बेफिक्र और बेलगाम थे, जैसे किसी गुप्त सुख की दुनिया में डूबे हुए हों। कुछ लोग मौका देखकर इधर उधर चुपके से घुस रहे थे। एक समूह स्विमिंग पूल के पास था, जबकि दूसरा मेज के आसपास बैठकर शराब पीते हुए खेल खेल रहा था। और मुरंगयन उसी खेल खेलने वाले समूह का शिकार बनी हुई थी। कई लालची निगाहें लगातार उसी पर टिकी थीं। उसे बिना किसी का ध्यान खींचे बचाने के लिए हमें इंतजार करना था कि वह कुछ देर के लिए उनकी नजरों से दूर हो जाए। लेकिन मुरंगयन ने शौचालय जाने
या किसी और बहाने से वहां से निकलने की कोई कोशिश ही नहीं की। कुछ गिलास शराब जबरदस्ती पिलाने के बाद वे लोग उसके साथ बदतमीजी करने लगे। मोरंगयन वहां किसी को नहीं जानती थी। ऐसी स्थिति में किसी और के लिए बीच में पड़ना आसान नहीं था, इसलिए मुझे खुद ही कदम उठाना पड़ा। श्यावानु ने मेरी ओर देखा, फिर एक ईयरपीस निकाला, मुझे अपनी ओर खींचा और मेरे कान में लगा दिया। पास खड़े लू पंगफी की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। मैं वहीं खड़ा रह गया और पूछा, यह क्या है? श्यावानु ने समझाया, सुनने वाला उपकरण है। इसके बाद उसने मुझे आत्मरक्षा के लिए इस्तेमाल होने वाला एक स्टंट डिवाइस थमा दिया। इसे चलाना आता है? मैंने उसकी तरफ आंखें घुमाई और वह उपकरण पकड़ लिया। तुम मुझे आखिर समझ क्या रही हो? क्या अभी तुम्हीं पर इसका इस्तेमाल करके दिखाऊं? श्यावानु ने मुझे अर्थपूर्ण नजरों से देखा। मैं यंग मास्टर जू को मजबूर नहीं करूंगी। मैंने खुद को एक नौकर के रिश्तेदार के रूप में छिपा लिया, जो उस रात खाने पीने की व्यवस्था में मदद कर रहा था। हाथ में जूस से भरी ट्रे लेकर मैं सीधे मोरंगयान के पास पहुंचा, जिसे लगातार परेशान किया जा रहा था। जानबूझकर मैंने ट्रे से थोड़ा जूस उसके ऊपर गिरा दिया। माफ कीजिए, बहुत माफ कीजिए। मैंने तुरंत अपनी आवाज धीमी की, ट्रे मेज पर रखी और मोरंगयान की ओर देखा। आइए, मैं आपको साफ करने ले चलता हूं। इतना कहकर मैंने उसकी कलाई पकड़ ली। तभी मोरंगयान ने ध्यान से मेरी ओर देखा, लेकिन जैसे ही उसकी नजर मेरी भावहीन आंखों पर पड़ी, वह अचानक ठिठक गई। उसने पहले ही तय कर लिया था कि वह खुद को इतना नशे में डुबो देगी कि बेहोश हो जाए, ताकि उसे आगे होने वाली किसी बात का एहसास न हो, ताकि उसका दर्द कुछ कम हो सके। लेकिन उन लोगों ने उसे यह मौका भी नहीं दिया। वह पूरी तरह नशे में डूबती। उससे पहले ही उन्होंने उसे एक खिलौने की तरह समझना शुरू कर दिया था। कोई उसे छू रहा था, कोई ऐसी गंदी बातें कर रहा था जिन्हें दोहराना भी मुश्किल था। वह निराश हो चुकी थी। उसकी संवेदनाएं जैसे सुन्न पड़ गई थीं। लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि ब्रदर हाउमी यहां दिखाई देंगे। तभी किसी ने व्यंग्य से कहा, इतनी सी बात के लिए साफ करने की क्या जरूरत है? गंदा हो गया है तो उतार दो। वैसे भी थोड़ी देर बाद तो यह कपड़ा उतरने ही वाला है। मैं मोरंगयान को लेकर वहां से निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन एक आदमी ने उसे झटके से वापस खींच लिया। उसकी आंखों में घिनौनी वासना साफ दिखाई दे रही थी। वह उसे जबरदस्ती अपनी गोद में बिठाने की कोशिश करने लगा। मोरंगयान ने पूरी ताकत से विरोध किया। उसने मेरी ओर देखा और पूछा, तुम यहां क्यों आए हो? मैंने उसे भरोसा दिलाने वाली नजर से देखा। योजना विफल होती देखकर मैंने वहां से हटने और कोई दूसरा तरीका सोचने का फैसला किया। तभी मुआंगशा ने मुझे देख लिया। वह उठकर मेरे सामने आ गया और रास्ता रोक लिया। तुम कौन हो? मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। मैंने जवाब दिया, मैं जोंकी का भांजा हूं। अभी स्कूल की छुट्टियां चल रही हैं, इसलिए कुछ अतिरिक्त पैसे कमाने यहां आ गया हूं। कुछ अतिरिक्त पैसे कमाने? मुआंगशाओ को मुझ पर जरा भी शक नहीं हुआ, बल्कि उसकी आंखों में संतोष की चमक थी, जैसे उसे कोई नया शिकार मिल गया हो। उसकी नजर में मेरा भेष मुझे एक नाजुक और बेहद खूबसूरत युवती जैसा दिखा रहा था। ऐसी लड़की जिसे देखकर पहली नजर में ही उसकी रक्षा करने का मन करे। मुआंगशाओ को पूरा विश्वास था कि मोरंगयन तो केवल राजनीतिक लेन देन के लिए उन्हें सौंपा गया एक खिलौना थी, बस मनोरंजन की वस्तु। लेकिन मैं उसकी विशेष रुचि का विषय बन चुका था। वह मुस्कुराकर बोला, इतनी मेहनत करके एक रात में कितना कमा लोगे? मेरे साथ क्यों नहीं चलते? श्यावानु ने सच ही कहा था। मैंने मन ही मन उसे कोसा, लेकिन चेहरे पर मासूमियत बनाए रखी। मैंने एक बार पलक झपकाई और अनजान बनने का नाटक किया। मेरी हरकत देखकर आसपास बैठे सभी लोग जोर से हंस पड़े। हा, यंग मास्टर मू, क्या आप इसे कुछ सिखाने वाले नहीं हैं? आप तो कमाल हैं। आपके घर पर काम करने के लिए जो लोग आते हैं वे भी इतने खूबसूरत निकलते हैं। जाइए, आप लोग मजे कीजिए। मुतंगशा ने मुस्कुराते हुए मेरी कमर में हाथ डाल दिया। उसकी मुस्कान में अश्लीलता साफ झलक रही थी। मैं इसे कुछ बातें सिखाने ले जाता हूं। हालांकि मैंने मोरंगयान को आश्वस्त करने की कोशिश की थी, लेकिन वह इन लोगों की असलियत अच्छी तरह जानती थी। जब मुचंगशा मुझे अपने साथ ले जाने लगा तो उसने चिंता में अपनी मुट्ठी भींच ली। वह मुझे रोकना चाहती थी। मैंने जैसे उसकी चिंता पहले ही समझ ली हो, पीछे मुड़कर उसे भरोसा दिलाने वाली नजर से देखा। फिर मैंने आज्ञाकारी और भोले चेहरे के साथ मुतांगशा का पीछा किया और मीठे स्वर में पूछा, तो यंग मास्टर आप मुझे क्या सिखाने वाले हैं? क्या आप मुझे सिखाएंगे कि क्या तुम मेरी दुल्हन बनना चाहोगी या मेरी प्रेमिका जैसी? लेकिन मैं तो पहले से ही आपके यहां काम करने वाली हूं, है ना? वह अजीब मुस्कान के साथ बोला, तुम इतनी खूबसूरत हो कि तुम्हें नौकरानी बने देखना मुझे पसंद नहीं। मैंने मासूमियत से पलकें झपकाईं और बात बदल दी। अभी जो लड़की थी, क्या वह मोरन नहीं थी? वही मशहूर सेलिब्रिटी? हाँ, वही। इतनी बड़ी स्टार यहां क्या कर रही है? वह गर्व से बोला।
बिल्कुल, मैंने ही पैसे देकर उसे यहां बुलाया है। मैंने प्रभावित होने का नाटक किया। वाह यंग मास्टर मू, आप तो कमाल हैं। क्या आप मेरे लिए उसका ऑटोग्राफ दिला सकते हैं? मेरा छोटा भाई उसका बहुत बड़ा प्रशंसक है। वह उपेक्षा से हंसा। उस जैसी सेलिब्रिटी मेरे लिए कोई खास मायने नहीं रखती। बस मुझे खुश रखो। ऑटोग्राफ की क्या बात है? उससे जुड़ी जो भी चीज चाहो मैं दिला सकता हूं। फिर वह मुझे एक कमरे में ले गया। उसने पैर से दरवाजा बंद कर दिया। बाहर का सारा शोर एकदम से कट गया। कमरे में तरह तरह की अजीब और निजी वस्तुएं रखी हुई थीं। ऐसा लग रहा था जैसे मेरे सामने किसी बिल्कुल नई दुनिया का दरवाजा खुल गया हो। मैं उत्सुकता से इधर उधर देखने लगा और हर चीज को गौर से परखने लगा। ये सब क्या है? मुझे तो इनमें से कुछ भी नहीं पता। वह हंस पड़ा। तुम्हें सच में ये सब नहीं पता? कितने भोले और मासूम हो। मुयन साओ की नजरों में मैं किसी अनमोल खजाने जैसा था। उसने शायद पहले कभी मेरे जैसा व्यक्ति नहीं देखा था। वह थोड़ा और करीब आया। ये सब तुम्हारे आनंद के लिए है। उसी समय मैंने चुपचाप जेब में हाथ डाला और स्यावानु द्वारा दिया गया स्टन डिवाइस निकाल लिया। अगले ही पल मैंने उसका इस्तेमाल कर दिया। वह तुरंत बेहोश होकर गिर पड़ा। गंदा बूढ़ा आदमी, मैंने बड़बड़ाते हुए उसे फर्श पर पड़े किसी भारी बोरे की तरह हल्के से ठोकर मार दी। फिर मैंने दरवाजा खोल दिया। कुछ ही क्षणों बाद स्यावानु काली टोपी और मास्क पहने कमरे में दाखिल हुई। मैं मुस्कुराकर बोला, कैसा था? अभिनय बढ़िया था ना? स्यावानु ने मुझे सपाट नजर से देखा। लगता है तुम्हें इसमें काफी मजा आ रहा था। क्या चाहोगे कि मैं तुम्हें थोड़ी देर और खेलने दूं? बिना कुछ और कहे वह कमरे के अंदर चली गई। उसने मुयन शाह का फोन निकाला, उसकी उंगली से लॉक खोला, उन लोगों के संपर्क ढूंढे और उन्हें एक संदेश भेज दिया। फिर उसने मुआंग शाह को खींचकर बिस्तर पर लिटा दिया। सब कुछ तैयार हो जाने के बाद स्यावानु ने पीछे मुड़कर मेरी तरफ देखा। मैं अब भी उत्सुकता से कमरे की चीजों को देख रहा था। वह हल्के से हंस पड़ी। फिर उसने एक वस्तु उठाई और मजाक में मुझे हल्का सा छुआ। यंग मास्टर गु, ऐसे समय में भी तुम्हारी जिज्ञासा कम नहीं होती। क्या तुम्हें सच में इन सब चीजों के बारे में जानना है? मैंने बिना झिझक वह चीज उसके हाथ से ले ली। मेरे चेहरे पर शर्म का नामोनिशान नहीं था। स्यावानु कुछ क्षणों के लिए निरुत्तर रह गई। तभी दूर से किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। उसने तुरंत मेरा हाथ पकड़ा और मुझे दरवाजे के पीछे खींच लिया। मैं दीवार और उसके बीच आकर रुक गया। हम दोनों बहुत करीब थे। मुझे उसके शरीर से आती हल्की सी खुशबू महसूस हो रही थी। उसकी ठंडी और गंभीर मौजूदगी भी साफ महसूस हो रही थी। वह सामान्यतः शायद ही कभी इतनी सतर्क दिखाई देती थी। उसने बेहद गंभीर स्वर में कहा, यहीं रहना, जरा भी मत हिलना। इतना कहकर उसने दोबारा अपना काला मास्क पहन लिया और दरवाजे की ओर देखने लगी। फिर ऊंची आवाज में बोली, अंदर आ जाओ। बाहर मौजूद चारों लोगों को अभी अभी संदेश मिला था। मोरंगयन ने जो शराब पी थी उसमें कुछ मिला दिया गया था। उसकी हालत धीरे धीरे बिगड़ने लगी थी। वे लोग जल्दी से उसे साथ लेकर कमरे की ओर बढ़े। क्योंकि यह उनके लिए कोई नई बात नहीं थी, इसलिए किसी को जरा भी शक नहीं हुआ। उन्होंने आधा खुला दरवाजा धक्का देकर खोला और अंदर आ गए। अंदर उन्होंने मुएंग शाह को बिस्तर पर औंधे मुंह पड़ा देखा। केवल उसका सिर दिखाई दे रहा था। वे कुछ बोलने ही वाले थे कि उसी क्षण स्यावानु बिजली की गति से आगे बढ़ी। उसकी हर हरकत तेज, सटीक और नियंत्रित थी। वह उस बेफिक्र और आलसी दिखने वाली महिला से बिल्कुल अलग लग रही थी जिसे मैं अब तक जानता था। 2 मिनट भी नहीं बीते थे कि चारों लोग बेहोश होकर जमीन पर पड़े थे। मैं पूरी तरह स्तब्ध रह गया। स्यावानु ने अपनी बाहों की आस्तीन ऊपर की, फिर मेरी ओर देखकर मुस्कुरा दी। एक पल में वह फिर अपनी पुरानी बेपरवाह शैली में लौट आई। बुरा नहीं, तुमने मेरे निर्देश अच्छे से माने। तभी मैं उस अद्भुत दृश्य से बाहर आया जिसे अभी अभी अपनी आंखों से देखा था। मैं तो उसकी तारीफ करने का मौका भी नहीं ढूंढ पाया था। और तभी जब स्यावानु ने बेहोश पड़ी मोरंगयन को देखा जो मुझसे लिपटी हुई थी, तो मैं तुरंत निरुत्तर हो गया। तुमने उसे बेहोश क्यों कर दिया? मैंने पूछा। स्यावानु ने मेरी ओर देखा। अगर मैं ऐसा नहीं करती तो क्या तुम उसे ही दवा का इलाज बना देते? चूंकि सुरक्षा व्यवस्था उनकी ही कंपनी के नियंत्रण में थी, इसलिए हमारा बाहर निकलना बेहद आसान रहा। हमारे आने जाने के सभी निशान बहुत जल्दी मिटा दिए गए और उनकी जगह नई निगरानी रिकॉर्डिंग लगा दी गई। कार लीवन विला क्षेत्र से बाहर निकल गई। मैंने अपनी विग उतारनी शुरू कर दी। स्यावानु ने मेरी ओर देखा। उस दवा का इलाज किसी अस्पताल में नहीं है। मैंने पीछे की सीट पर बैठी मोरंगयान की ओर देखा और कहा, पहले मुझे घर छोड़ दो। आधे घंटे बाद जब कार मेरे घर के सामने रुकी तो मैंने पीछे बैठी मोरंगयान की ओर देखा। मैंने सीट बेल्ट खोली और स्यावानु की तरफ मुड़ गया। घर में उसकी देखभाल करने के लिए उसकी उम्र की कोई महिला नहीं है, इसलिए आज रात मैं उसे तुम्हारे भरोसे छोड़ रहा हूं। स्यावानु एक पल के लिए ठिठक गई,
फिर मोरंगयान की ओर देखते हुए बोली, मैं भी उसकी उम्र की नहीं हूं। मैंने शांत स्वर में जवाब दिया, एक पेशेवर बॉडीगार्ड के लिए यह मुश्किल नहीं होना चाहिए। एक प्रोफेशनल बनो। इतना कहकर मैंने कार का दरवाजा बंद किया और बिना पीछे देखे घर की ओर चल दिया। श्यावानू मेरी जाती हुई परछाई को देखती रही। फिर वह हल्के से हंसी, लेकिन अगले ही पल उसका चेहरा फिर ठंडा हो गया। उसने पीछे बैठी महिला पर एक नजर डाली, स्टीयरिंग घुमाया और कार आगे बढ़ा दी। उधर मोंगशाओ आखिरकार होश में आ गया। जब उसने अपने साथियों को बेहोश पड़ा देखा तो उसका चेहरा धीरे धीरे गुस्से से काला पड़ने लगा। उसके दिमाग में उस नाजुक दिखने वाली लड़की की छवि कौंध गई। आंटी जांग का भांजा है ना? स्विमिंग पूल के पास पार्टी कर रहे लोगों को अभी तक अंदाजा भी नहीं था कि क्या हो चुका है। उसने निगरानी कैमरों की रिकॉर्डिंग चेक करवाई। किसी ने उसके घर से गाड़ी निकाली थी, लेकिन वह गाड़ी परिसर से बाहर नहीं गई थी। फिर फुटेज में वही नाजुक लड़की और एक दूसरी महिला उसके मुख्य द्वार पर दिखाई दी। कॉलोनी के कैमरों में कुछ अंधे क्षेत्र थे और पड़ोसियों की निगरानी प्रणाली भी खराब थी। रिकॉर्डिंग देखकर ऐसा लग रहा था मानो फेंग उन्हें अपने साथ अंदर लाई हो। वह पैसे तो चाहती थी, लेकिन वास्तव में अपनी बेटी को सौंपना नहीं चाहती थी। मोंगशाओ उस समय गुस्से से भरा हुआ था, इसलिए उसे कैमरों की रिकॉर्डिंग पर जरा भी संदेह नहीं हुआ। कैमरे फिर से चेक करो। वह आग बबूला हो चुका था। इतने सालों में किसी ने भी उसकी हिम्मत नहीं की थी कि उसके साथ ऐसा खेल खेले, उसके नियम तोड़े और उसे इस तरह अपमानित करे। बहुत जल्द फांगशन को घसीटकर उसके सामने लाया गया और घुटनों के बल बैठा दिया गया। मुयनशाओ का भयानक चेहरा देखकर फांगशन घबरा गई। यंग मास्टर मू, आप ये क्या कर रहे हैं? मू चंगशा व्यंग्य से हंसा। मैं क्या कर रहा हूं? उसकी उंगलियों में चाबुक लिपटा हुआ था। उसके चेहरे पर पागलपन भरी मुस्कान फैल गई और अगले ही पल उसने पूरी ताकत से चाबुक चला दिया। बिल्कुल, मैं तुम्हें सबक सिखा रहा हूं। मेरे साथ चालें चलने का यही अंजाम होता है। चाबुक पड़ते ही फंक्शन की पीठ से खून निकल आया, लेकिन उसे अब भी समझ नहीं आ रहा था कि उसने आखिर ऐसा क्या किया था जिससे वह नाराज हो गया। यंग मास्टर मू, मैं आपकी हिम्मत कैसे कर सकती हूं कि आपको धोखा दूं? क्या आपको कोई गलतफहमी हुई है? मू चंगशा ने ठंडे स्वर में कहा। अगर यह गलतफहमी है तो अभी अपनी बेटी मेरे हवाले कर दो, तब मैं मान लूंगा कि यह सिर्फ गलतफहमी थी। फंक्शन का दिल धक से रह गया। लेकिन मैंने तो पहले ही अपनी बेटी आपको सौंप दी थी। जवाब में मुआंगशा ने फिर से चाबुक चला दिया। अब भी मेरे सामने नाटक कर रही हो। निगरानी फुटेज में सब साफ दिखाई दे रहा है। क्या तुम्हें लगता है मैं बेवकूफ हूं? लगातार पड़ती मार से फेंग का शरीर लहूलुहान हो गया। दर्द असहनीय था, फिर भी उसका दिमाग तेजी से काम कर रहा था। उसे समझ आ गया कि मोरंगयान को किसी ने बचा लिया है। लेकिन अगर उसे बचा लिया गया था तो कैमरों में ऐसा क्यों दिख रहा था मानो यह सब उसी ने किया हो? दूसरे लोग भी बुरी तरह अपमानित महसूस कर रहे थे और बेहद गुस्से में थे। उन्होंने उसके घावों पर सीधे रेड वाइन उड़ेल दी। अगर सौदा पूरा नहीं कर सकती थी तो पैसे लेने की क्या जरूरत थी? पैसे भी ले लिए और सामान भी नहीं दिया। दुनिया में ऐसा कोई सौदा नहीं होता। दर्द इतना भयानक था कि फैंगशन के लिए सांस लेना भी मुश्किल हो गया। उसके मन में सबसे पहले गू हाओमिंग का नाम आया। यंग मास्टर मू, मैं उसे कैसे ले जा सकती थी? वहां से निकलने के बाद मैं दोबारा उस जगह गई ही नहीं। फुटेज में साफ दिख रहा है कि वे दोनों आपके घर में दाखिल हुए थे। मेरी गाड़ी भी वहीं खड़ी थी। लेकिन मोंगशा ने उसकी एक न सुनी। एक और चाबुक उसके शरीर पर पड़ा, फिर दूसरा, फिर तीसरा। वह ठंडी हंसी हंसा। समझ गया, तुम तब तक नहीं मानोगी जब तक सब कुछ खत्म ना हो जाए। अचानक फैंगशन चिल्लाई, ये गुयू हाओमिंग था। उसी ने उसे बचाया होगा। वह मेरी बेटी को पसंद करता है। जरूर वही था। तो मुझे उसे फोन करने दीजिए, मैं अपनी बेगुनाही साबित कर सकती हूं। मोंगशाओ ने अनुमति दे दी। उधर मैं अभी अभी नहाकर निकला था कि फेंग का फोन आया। मैंने जानबूझकर कुछ देर इंतजार किया और फिर आलस भरे अंदाज में कॉल उठाई। आंटी फेंग, क्या आपको नहीं पता कि इतनी रात को लोगों को फोन करना बहुत क्या तुम्हें नहीं पता कि इतनी रात को किसी को फोन करना बहुत बदतमीजी होती है? फेंग के पास बहस करने का समय नहीं था। वह गुस्से में लगभग चिल्लाते हुए बोली, क्या तुम मेरी बेटी को अपने साथ ले गए हो? यानी क्या तुम्हारी नौकरी चली गई है या कुछ और हुआ है? तभी तुम इस तरह व्यवहार कर रहे हो। मैंने बिल्कुल अनजान बनने का नाटक किया। आज तो आप ही अपनी बेटी को लेने गई थी। आपको उसकी उदासी की चिंता थी। आपने कहा था कि उसे बाहर घुमाने ले जाएंगी ताकि उसका मन हल्का हो सके। तो आप उसे कहां ले गई? क्या आपने उसे फोन किया? जरूरत हो तो मैं उसे ढूंढने में आपकी मदद कर सकता हूं। मैं ऐसे बोल रहा था मानो मुझे कुछ भी पता ना हो। फंक्शन ने फोन स्पीकर पर रखा हुआ था। मेरी बातें सुनते ही मोंगशा ने फिर से उस पर चाबुक बरसा दिया। फोन के दूसरी तरफ होने के बावजूद मुझे उसकी पीड़ा महसूस हो रही थी। मैंने जानबूझकर पूछा, एनी वहां कैसी आवाज आ रही है?
तभी किसी ने फंक्शन का फोन लात मारकर दूर फेंक दिया। मुआंगशा ने ठंडे स्वर में कहा, अपनी बेटी को फोन लगाओ। मैंने उसके आते ही उसका फोन जब्त कर लिया था। फंक्शन दर्द से कांपते हुए बोली, यंग मास्टर मू, कृपया मुझ पर विश्वास कीजिए। जरूर गु ह्यूमिंग ही उसे अपने साथ ले गया होगा। इधर मैंने कट चुकी कॉल की स्क्रीन को देखा। मेरे होठों पर मौजूद हल्की मुस्कान धीरे धीरे गायब हो गई। निगरानी रिकॉर्डिंग में छेड़छाड़ करना, दूसरों पर दोष मढ़ देना, ये सब शावानु के विचार थे। मानना पड़ेगा, उसमें वाकई काबिलियत थी। उसने तो रिकॉर्डिंग तक बदल डाली थी। वे लोग हमेशा तारीफ और ऐशो आराम के आदी रहे थे, मौज मस्ती में डूबे रहने वाले लोग। ऐसे लोगों के पास अक्सर ज्यादा सोचने समझने की आदत नहीं होती। जब वे निगरानी फुटेज देखते हैं तो सबसे पहले उसकी सच्चाई पर शक नहीं करते, वे सीधे गुस्से में आ जाते हैं। और ऐसे लोग जब क्रोधित होते हैं तो बेहद विनाशकारी साबित होते हैं। कमजोर लोगों को सताना और उन पर अपना गुस्सा निकालना उन्हें सबसे अच्छी तरह आता है। मुरांगयन के भीतर जो शिकायतें और दर्द वर्षों से दबे हुए थे, और उसके लिए जो क्रोध था, वह अब शायद फांग पर टूटने वाला था। उसे भी अपनी बेटी की ओर से वह एहसास महसूस करने दो। वह एहसास जब किसी को बेबस होकर यातना सहनी पड़ती है। यह कहानी का ऐसा मोड़ था जिसकी मैंने पहले कल्पना नहीं की थी। मुझे आज की घटनाएं याद आने लगीं। वह चालाक और रहस्यमयी महिला जो इस समय बिस्तर पर लेटी हुई होगी। मैंने उसे एक संदेश भेजा। वह कैसी है? श्यावानु ने देखा कि इतनी रात को भी मुझे उसकी चिंता थी, तो उसके होंठों पर हल्की मुस्कान आ गई। उसने संक्षिप्त उत्तर भेजा, मरी नहीं है, बस इतना ही। मैंने जवाब दिया, तुम्हें किसी की देखभाल करने को कहा गया है, लेकिन तुम तो पूरी नाराजगी से भरी हुई लग रही हो। श्यावानु को लगा जैसे उसका धैर्य जवाब देने वाला हो। उसने लिखा, मैं बॉडीगार्ड हूं, आया नहीं। मैंने तुरंत उसे 8,800 ट्रांसफर कर दिया। हिम्मत बनाए रखो। एक रात की आया की ड्यूटी के लिए 8,888 कोई साधारण रकम नहीं थी। श्यावानु ने जरा भी संकोच नहीं किया। उसने तुरंत पैसे स्वीकार कर लिए। फिर उसने मुझे 10,000 वापस भेज दिए। साथ में लिखा, एक दिन और हिम्मत बनाए रखो। आया, अलविदा। जितना ज्यादा श्यावानु उस संदेश को देखती, उतना ही उसका मूड खराब होता जाता। उसने गहरी सांस ली और श्याशाओ को संदेश भेजा। वह कैसी है? श्याशाओ ने तुरंत जवाब दिया, वह ठंडे पानी से नहा रही है। श्यावानु ने लिखा, बस अब काफी है, ज्यादा मत करवाओ। अगर उसे सर्दी लग गई तो तुम्हारे लिए समझाना मुश्किल होगा। श्याशाओ ने भौहें सिकोड़ लीं। तुम खुद उसे यहां लाई हो, लेकिन उसकी देखभाल भी नहीं कर रही, और ऊपर से इतनी शिकायतें कर रही हो। श्यावानु ने उसे 1,000 ट्रांसफर कर दिए। श्याशाओ ने खुशी खुशी पैसे स्वीकार कर लिए और उसका सारा गुस्सा पल भर में गायब हो गया। उसने तुरंत जवाब भेजा, मैं वादा करती हूं कि उसकी अच्छी तरह देखभाल करूंगी। इसके बाद श्याशाओ ने फोन एक तरफ रख दिया और बाथरूम की ओर चली गई। मुरांगयन दीवार से टिककर खड़ी थी। वह सिर से पैर तक भीगी हुई थी, लेकिन अभी तक पूरी तरह होश में नहीं आई थी। उसके चेहरे की लाली गायब हो चुकी थी और उसकी त्वचा पीली पड़ गई थी। वह बिल्कुल ऐसी लग रही थी जैसे कोई रास्ता भटक चुकी लड़की हो, जिसे अपनी ही पहचान याद न हो। श्याशाओ ने उसे देखा और अनायास अपने अतीत की याद आ गई। वह आगे बढ़ी और शॉवर बंद कर दिया। फिर अपने कपड़े निकालकर मुरांगयन को बदलने में मदद की। मुरांगयन की आंख खुली तो ऐसा लगा जैसे वह किसी डरावने सपने से बाहर आई हो। ऐसा सपना जिसमें वह डूब रही थी, घुट रही थी और बच नहीं पा रही थी। बाहर आसमान धीरे धीरे उजाला पकड़ने लगा था। कमरे में अब भी हल्की सी नमी और ठंडक बाकी थी। उसने छत की ओर देखा। उसका दिमाग अभी भी धुंधला था। उसे केवल समुद्र में डूबने का दृश्य याद आ रहा था। वह अथाह अंधकार जहां से वह तैरकर ऊपर नहीं आ पा रही थी। वह सपना इतना वास्तविक था कि उसे लगा जैसे वह सचमुच किसी दूसरी दुनिया में पहुंच गई थी। तभी उसे पास से आवाज सुनाई दी। श्याशाओ भी उसकी हलचल से जाग गई थी। वह बिस्तर के पास बिछे गद्दे से उठकर बैठ गई और मुरांगयन की ओर देखा। तुम जाग गई हो? अब कैसा महसूस कर रही हो? कहीं कोई तकलीफ तो नहीं है? तब जाकर मुरांगयन की आंखों में हलचल हुई। उसने अपने सामने बैठी महिला को देखा, फिर स्वाभाविक रूप से उठकर बैठ गई। आप कौन हैं? मैं यहां क्यों हूं? श्याशाओ ने यह देखते ही महसूस किया कि श्याशाओ ने उसकी आवाज की भारीपन और टूटन को महसूस कर लिया। वह उठी, एक बोतल मिनरल वाटर लेकर आई, उसे खोला और मुरांगयन की ओर बढ़ा दिया। कल तुम्हें नशीला पदार्थ दिया गया था। जो ह्योमिंग तुम्हारी ठीक से देखभाल नहीं कर सकता था, इसलिए वह तुम्हें हमारे पास छोड़ गया। चिंता मत करो, तुम्हारे साथ कुछ बुरा नहीं हुआ। मुरांगयन ने सिर झुका लिया और कुछ नहीं बोली। उसकी उंगलियां इतनी जोर से मुट्ठी में बंधी हुई थीं कि पोर सफेद पड़ गए थे। वह कैसे कह सकती थी कि कुछ नहीं हुआ? उसे उसकी अपनी सगी मां ने बेच दिया था। उसका आत्मसम्मान, उसकी गरिमा
सब कुछ पैरों तले रौंद दिया गया था। जब साशाओ ने देखा कि वह अब भी पानी नहीं ले रही तो उसने धीरे से कहा, थोड़ा पानी पी लो। मोरंग यान ने धीमी आवाज में जवाब दिया, धन्यवाद लेकिन नहीं, मैं बस कुछ देर अकेली रहना चाहती हूं। इतना कहकर वह फिर से लेट गई और करवट बदलकर दीवार की ओर मुंह कर लिया। शाशाओ ने उसकी टूटी हुई हालत देखी। स्पष्ट था कि वह बात नहीं करना चाहती थी। उसने कुछ कहने के लिए होंठ खोले लेकिन आखिरकार चुप ही रही। वह वहां से जाने की हिम्मत भी नहीं कर पा रही थी। आखिर मोरंग यान अवसाद से जूझ रही थी। अगर उसने कोई जल्दबाजी या मूर्खतापूर्ण कदम उठा लिया तो शाशाओ ऐसी जिम्मेदारी बिल्कुल नहीं लेना चाहती थी, इसलिए उसके पास वहीं रुककर निगरानी करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उसी समय उसने स्यावानु को एक संदेश भेजा, वह जाग गई है लेकिन उसकी हालत बहुत खराब है। मुझे लगता है कि वह कोई आवेगपूर्ण कदम उठा सकती है, जल्दी आकर उसे यहां से ले जाओ। दूसरी ओर मैं तब तक सोता रहा जब तक मेरी नींद अपने आप नहीं खुल गई। आदतन मैंने सबसे पहले अपना फोन उठाया। मैंने स्यावानु को संदेश भेजा, वह कैसी है, क्या जाग गई? स्यावानु ने जवाब दिया, जाग गई है लेकिन उसकी हालत और किसी मृत इंसान में ज्यादा फर्क नहीं है। मैंने तुरंत उत्तर भेजा, उस पर नजर रखो, मैं अभी पहुंच रहा हूं। संदेश भेजने के बाद मैं तैयार होने के लिए उठ गया। रसोई में मेरे लिए नाश्ता पहले से रखा हुआ था और कोई मुझे देर तक सोने के लिए डांट भी नहीं रहा था। ऐसी जिंदगी जिसका सपना देखने की भी मैंने कभी हिम्मत नहीं की थी। मैं नाश्ता करते हुए फोन चला रहा था। तभी मैंने देखा कि मोरंग यान और मेरे अभिनय वाला नया ड्रामा फिर से वायरल हो गया था। ट्रेंडिंग सूची में उसे दर्शकों का भरपूर प्यार और प्रशंसा मिल रही थी। इस दौर में लोकप्रियता ही मूल्य है और प्रशंसक ही असली पूंजी। फैंस का आभार जताने के लिए मैंने ऑर्फन को संदेश भेजा और कहा कि मैंने जो गाना रिकॉर्ड किया था उसे मुफ्त में रिलीज कर दें। फिर मैंने उस गाने का लिंक साझा करते हुए एक वीबो पोस्ट किया। मैंने लिखा, जो लोग मुझे प्यार करते हैं मैं उम्मीद करता हूं कि पूरी दुनिया भी उन्हें प्यार करे। इसी दौरान शावानु आ पहुंची। उसने गहरी सांस ली और कार स्टार्ट कर दी। मैं नाश्ता करते हुए फोन पर वेबो की टिप्पणियां पढ़ रहा था। कार अब तक आराम से चल रही थी लेकिन अचानक उसकी गति अस्थिर होने लगी। मैंने सहज ही सिर उठाया और देखा कि सामने से एक बड़ा ट्रक अपनी लेन छोड़कर हमारी ओर आ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वह नियंत्रण खो चुका हो। सौभाग्य से स्यावानु की ड्राइविंग बहुत बेहतरीन थी। उसने आखिरी क्षण में गाड़ी मोड़ दी। कार सड़क से फिसलकर लगभग खाई में गिरने वाली थी। जब तक हमें पूरी तरह समझ आता कि हुआ क्या है, वह ट्रक बहुत दूर निकल चुका था। स्यावानु ने मेरी ओर देखा, तुम ठीक हो? अभी अभी हम मौत के बेहद करीब से लौटे थे। मेरा दिल अब भी तेजी से धड़क रहा था। अगर आज मैं खुद गाड़ी चला रहा होता तो शायद अब तक मर चुका होता। मैंने उसकी ओर देखा। यह दुश्मन तुम्हारा था या मेरा? स्यावानु ने स्टीयरिंग संभालते हुए कार को दोबारा सड़क पर ला दिया। इतना घटिया तरीका देखकर लगता है कि निशाना तुम ही थे। फिर उसने जोड़ा, हालांकि यह सुनने में अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन इस तरह की टक्कर मारकर भाग जाने वाली कोशिश किसी कम अक्ल इंसान की हरकत लगती है। अगर शिमवांगशाओ होता तो वह सीधे लोगों को पकड़वा लेता। मैंने सोचा, क्या यह फंक्चिंग हो सकती है? शावानु ने सिर हिलाया। वह अभी भी मूचांगशाओ के कब्जे में है। मुझे नहीं लगता कि उसे तुम्हें नुकसान पहुंचाने का मौका मिला होगा। मैंने भौहें सिकोड़ लीं। उसके अलावा मुझे याद नहीं कि मैंने किसी और को नाराज किया हो। या फिर क्या मैं हाल में बहुत ज्यादा लोकप्रिय हो गया हूं? किसी की चमक चुरा ली हो? ऑनलाइन मुझे बदनाम नहीं कर पाए तो शायद ऑफलाइन ही निपटाने की सोच ली हो। श्यावानु ने संक्षेप में कहा, पता लगवा लेते हैं। कुछ देर बाद जब शाओशाओ ने मुझे और श्यावानु को आते देखा तो उसने राहत की सांस ली। अब मैं इसे तुम्हारे हवाले करती हूं, मुझे और काम है। जैसे ही मोरंग यान ने मुझे देखा और मुझे अपनी ओर आते पाया, उसे पिछली रात का दृश्य याद आ गया जब फंगचिन बिना एक बार पीछे देखे उसे छोड़कर चली गई थी और दूसरी तरफ मैं था जिसने उसे बचाने के लिए खुद को खतरे में डाल दिया था। उसकी आंखें तुरंत लाल हो गईं। वह मेरे सामने आकर रुक गई। तुम मेरे साथ इतने अच्छे क्यों हो? अगले ही पल उसने मुझे कसकर गले लगा लिया। कल तक वह मरने के लिए तैयार थी लेकिन इस क्षण उसे जीना था। मैंने धीरे से उसकी पीठ थपथपाई, जैसे मैं उसके मन की हर बात समझता हूं। सब खत्म हो गया, अब सब ठीक है। फिर मैंने कमरे में नजर दौड़ाई। क्या यहां और कोई है? मोरंग यान ने आखिरकार मुझे छोड़ दिया। उसने स्यावानु की तरफ एक नजर डाली। इतनी काफी थी कि स्यावानु सब समझ गई। मतलब साफ था, अब उसकी यहां जरूरत नहीं थी। मैंने भी बिना किसी दया के कहा, तुम जा सकती हो। फिर मोरंग यान की ओर मुड़कर बोला, तुम मेरे साथ घर चल रही हो। मेरी मां लगातार तुम्हारा नाम ले रही हैं। पहले कुछ खा लो। मोरंग यान ने चुपचाप सिर हिला दिया। वह सिर झुकाकर धीरे धीरे खाना खाने लगी।
उसका बात करने का मन नहीं था और मुझे भी उससे तुरंत कुछ पूछने की जल्दी नहीं थी। मैं कमरे में इधर उधर देखने लगा। वह चुपचाप खाना खा रही थी। मैंने फोन निकाला और स्क्रॉल करने लगा। उसी समय मेरी नजर ट्रेंडिंग सर्च पर गई। फांग चिन का नाम तेजी से ऊपर चढ़ रहा था, क्योंकि फांग पहले मोरंगयान की एजेंट रह चुकी थी। जो भी मोरंगयान को जानता था वह फांग को भी पहचानता था। पोस्ट में कई तस्वीरें थीं और उन तस्वीरों के साथ एक बेहद गंदी, बिखरी हुई कूड़े के ढेर के पास एक घायल और लगभग निर्जीव शरीर पड़ा हुआ था। उसका पूरा शरीर चोटों से भरा हुआ था और वह बिल्कुल बेहोश सी लग रही थी। किसी दयालु राहगीर ने पुलिस को फोन कर दिया। साथ ही 120 आपातकालीन सेवा को भी बुलाया गया। इसके बाद उसे सेंट्रल अस्पताल भेज दिया गया। आधे घंटे के भीतर ही मोरंगयान की मां से जुड़ी यह घटना ट्रेंडिंग सर्च में शीर्ष 3 स्थानों पर पहुंच गई। टिप्पणियों में मोरंगयान के प्रशंसक उसकी चिंता जता रहे थे। कई लोग यह जानने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर हुआ क्या था। कुछ लोगों का अनुमान था कि शायद किसी प्रभावशाली व्यक्ति को नाराज कर दिया गया होगा, लेकिन सबसे अधिक पसंद किए गए कमेंट मोरंगयान की आलोचना कर रहे थे। क्या यह नहीं कहा जाता था कि माँ बेटी का रिश्ता बहुत अच्छा है? इतनी बड़ी घटना मोरंगयान की माँ के साथ हो गई। मोरंगयान कहाँ है? पूरा इंटरनेट इस बारे में जानता है, लेकिन अस्पताल में अब तक मोरंगयान का कोई पता नहीं है। मैंने सोचा था कि फंक्शन का अंत बुरा होगा, लेकिन मैंने यह नहीं सोचा था कि बात इतनी जल्दी सार्वजनिक हो जाएगी। मुआंगशो जैसा आदमी चाहे तो इस मामले को पूरी तरह दबा सकता था, लेकिन न केवल यह खबर इतनी तेजी से फैल गई, बल्कि इसे एक बड़े घोटाले की तरह उछाला भी जा रहा था। और सबसे महत्वपूर्ण बात, सारा दोष मोरंगयान पर डाला जा रहा था। यह साफ था कि कोई जनमत का दबाव बनाकर मोरंगयान को अस्पताल जाने के लिए मजबूर करना चाहता था। बस मुझे यह नहीं पता था कि यह योजना फेंगचिन की थी या मुयनशाओ की। मैंने सामने बैठी मोरंगयान की ओर देखा। मैं उसकी प्रतिक्रिया जानना चाहता था। मैंने कहा, तुम्हारी मां मुसीबत में है। कल रात तुम्हें बचाए जाने के बाद वे लोग उसे अपने साथ ले गए थे। यह कहते हुए मैंने फोन उसके सामने रख दिया। मोरंगयान की चॉपस्टिक बीच में ही रुक गई। उसने सिर झुकाकर स्क्रीन की ओर देखा। उसकी नजर फंक्शन की उस दयनीय हालत पर पड़ी जो अत्याचार सहने के बाद हुई थी, लेकिन उसने फोन हाथ में लेकर तस्वीरें करीब से नहीं देखी। चॉपस्टिक पकड़े उसका हाथ धीरे धीरे और कसता चला गया। उसके मन में एक विचार आया, अगर कल रात मेरे पीछे कोई सहारा ना होता तो क्या आज इसी तरह ट्रेंडिंग सर्च में मेरी तस्वीरें होती? उसे पिछली रात याद आ गई, वह दृश्य जब उसकी मां बिना एक बार पीछे देखे चली गई थी। उसके होठों पर एक कड़वी मुस्कान उभर आई। फिर उसने शांत स्वर में पूछा, क्या वह मर गई है? उसकी बात सुनकर मुझे भीतर से हल्की राहत महसूस हुई। लगता था कि आखिरकार उसने अपनी मां के प्रति मोह छोड़ दिया था। उसने फोन को हाथ भी नहीं लगाया। मैंने फोन वापस उठा लिया और उसे इंटरनेट पर चल रही चर्चाओं के बारे में बताया। मैंने उसे लोगों की राय भी पढ़कर सुनाई। वे लोग आसान प्रतिद्वंद्वी नहीं हैं। कल रात उनकी योजना असफल हो गई। इससे उनका पूरा खेल बिगड़ गया है। वे इतनी आसानी से हार नहीं मानेंगे। अब वे इस तरीके से तुम्हें वापस खींचना चाहते हैं, इसलिए चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हें अस्पताल नहीं जाना है। मोरंगयान ने धीमे लेकिन दृढ़ स्वर में कहा। जिस क्षण उसने कल मुझे बेच दिया था, उसी क्षण वह मेरी मां रहना बंद हो गई थी। अब वह जिए या मरे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। यह सुनकर मैंने राहत की सांस ली। आखिरकार मोरंगयान ने सिर उठाया। उसकी हल्की लाल आंखें मेरी ओर देख रही थीं। अगर वह कभी तुम्हारे पास आए तो उसे मेरी मां मत समझना। वह उस रिश्ते के योग्य नहीं है। मैं मुस्कुराया। अगर तुम सच में ऐसा सोच सकती हो तो मैं दिल से खुश हूं। आज से अपने लिए जीना शुरू करो। यह कहकर मैं खड़ा हो गया। चलो। मंग यिन मेरे साथ छात्रावास की इमारत से बाहर निकल आई। कुछ कदम चलने के बाद उसने कहा, जो है यो मेंग, मैं वापस नहीं जाना चाहती। मैं यहीं रहना चाहती हूं। कल रात जब मैं उसे बचाने गया था तो उन लोगों ने मुझे जरूर देख लिया होगा। वे मुझे इतनी आसानी से नहीं छोड़ेंगे। भले ही मैंने औरत का भेष बना रखा था, लेकिन मैं ही वह अकेला व्यक्ति था जिसने उसके साथ अच्छा व्यवहार किया था। अगर मैं हर समय उसके साथ रहूंगा तो वे मुझ पर शक करने लगेंगे। लेकिन मोरंगयान का विचार कुछ और था। वह यहीं रहना चाहती थी। वह मजबूत बनना चाहती थी, इतनी मजबूत कि एक दिन मेरी रक्षा कर सके। मैंने मुड़कर उसकी ओर देखा, लेकिन कुछ नहीं कहा। मैंने फोन अनलॉक किया और उसकी ओर बढ़ा दिया। मेरी मां को फोन कर दो। मोरंगयान ने फोन लिया और वुजुन को कॉल कर दिया। कॉल खत्म होने के बाद मैंने उसकी ओर देखकर कहा, अगर तुम यहीं रहना चाहती हो तो शांति से रहो। इंटरनेट पर जो कुछ भी हो रहा है उसकी चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगा। उसकी मानसिक स्थिति पहले से काफी बेहतर लग रही थी, इसलिए कुछ और समझाने के बाद मैंने श्यावानु को फोन कर दिया। उसी समय शवशव पानी की बोतल लेकर आई।
और उसने ठीक उसी क्षण मुझे कहते हुए सुन लिया, आकर मुझे घर ले जाओ। मेरी आवाज सुनकर उसने अनायास मेरी ओर देखा। मैंने कॉल समाप्त की और श्याशाओ को देखा, फिर सीधे उसकी तरफ बढ़ गया। तुम बिल्कुल सही समय पर आई हो। मैं इसे तुम्हारे हवाले कर रहा हूं। मैं इसका अच्छे से ध्यान रखना। मैं तुम्हें किसी दिन मुझे एक खाने की दावत दे देना। श्याशाओ ने मोरांगयान की ओर देखा और बोली, इस लड़के यानी इस लड़की को अवसाद है, ये तुम्हें पता है ना। अगर इसके साथ कुछ भी हो गया तो उसकी जिम्मेदारी मैं नहीं ले सकती। वह अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाई थी कि उसने श्या वानू को सीढ़ियों से नीचे आते देखा। उसने हैरानी से भौहें उठा ली। क्या यह सचमुच उसकी बहन वानू थी, जो हमेशा अपने मन की करती थी? वह आज किसी आदमी की बात इतनी आसानी से मान रही थी। मोरंगयान अब भी शांत थी। वह अस्पताल भी नहीं गई थी। इंटरनेट पर मोरंगयान के खिलाफ आलोचना लगातार बढ़ती जा रही थी, लेकिन मैं बिल्कुल शांत बैठा रहा। मैंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। मुझे लगा कि अभी माहौल पूरी तरह नहीं बना है। जितनी ज्यादा गालियां और आलोचना होगी, बाद में सच सामने आने पर उतना ही बड़ा असर पड़ेगा। रास्ते में मैंने श्यावानू को पैसे ट्रांसफर किए ताकि मोरंगयान की मदद हो सके। मैंने उससे कहा कि वह किसी भरोसेमंद व्यक्ति का इंतजाम करे जो मोरंगयान की देखभाल कर सके। घर लौटकर दोपहर का खाना खाने के बाद मैंने नए स्क्रिप्ट्स के मुख्य किरदार ली स्वॉन और शंघाओ को सौंप दिए। फिर मैं थोड़ा आराम करने के लिए लेट गया, लेकिन ज्यादा समय नहीं बीता था कि मेरे पेट में तेज दर्द शुरू हो गया। दर्द इतना भयानक था कि मैं लगभग निराश हो गया। उसी समय मेरा फोन बज उठा। मैंने फोन उठाया और समय देखा। रात के 10 बज चुके थे। सुयामिन का संदेश आया था, हे, मुझे तुम्हारी याद आ रही है। तुम्हारा पेट कमजोर है, समय पर दवा लेना मत भूलना। मैंने पहले कहा था कि भविष्य में जब भी तुम्हारे पेट में दर्द होगा, मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। उस समय मैं सचमुच ऐसा ही चाहती थी। मैंने सच में हमारे भविष्य के बारे में सोचा था। लेकिन आखिर मैंने तुम्हें कैसे खो दिया? तुम अब मुझे क्यों नहीं चाहते? उसका संदेश पढ़ते ही मुझे वह समय याद आ गया जब पेट दर्द होने पर सुयमिन मेरे पेट पर हाथ फेरती थी और मुझे दवा खिलाती थी। वह दृश्य पल भर के लिए मेरी आंखों के सामने उभर आया। फिर उसके एक के बाद एक संदेश आने लगे। मेरे भीतर अजीब सी भावनाएं उठने लगीं। हमारे तलाक को अंतिम रूप मिलने में अब सिर्फ कुछ दिन बाकी थे, तो वह ये सब बातें अब क्यों कह रही थी? पहले क्यों नहीं? देर से मिला स्नेह अक्सर खरपतवार से भी कम मूल्यवान होता है। मैं फोन रखने ही वाला था कि सुयामिन का कॉल आ गया। मैंने कॉल काट दिया। कुछ ही सेकंड बाद उसने फिर फोन किया। मैंने फिर काट दिया, लेकिन वह बार बार कॉल करती रही। ऐसा लग रहा था जैसे जब तक मैं फोन न उठाऊं वह रुकने वाली नहीं थी। अगर हम अभी भी कानूनी रूप से पति पत्नी न होते और संपर्क बनाए रखना जरूरी न होता, तो मैं उसे बहुत पहले ब्लॉक कर चुका होता। आखिरकार मैं तंग आ गया और कॉल उठा ली। आधी रात को बार बार फोन करके आखिर करना क्या चाहती हो? दूसरी तरफ से तुरंत आवाज आई, हे, तुम मुझे नजरअंदाज क्यों कर रहे हो? सुयामिन की आवाज से साफ पता चल रहा था कि उसने बहुत ज्यादा शराब पी रखी थी। वह पूरी तरह नशे में थी। उसकी आवाज ऐसी लग रही थी जैसे किसी छोड़ी हुई औरत की, जिसके दिल में शिकायतें भरी हों। तुमने मुझे चाहना क्यों छोड़ दिया? मुझे एक और मौका क्यों नहीं देते? मुझे पता है कि मुझसे गलती हुई थी। मुझे पछतावा है। मुझे तुम्हारी याद आती है। इस वक्त मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। ऐसा लग रहा था कि सुयमिन सचमुच मुझसे प्यार करने लगी थी। अगर मैं वही व्यक्ति होता जिसने 7 साल तक उसे दीवानों की तरह चाहा था, तो शायद खुशी के आंसू बहाकर उसी पल उसे माफ कर देता। लेकिन मैं वह व्यक्ति नहीं था। मैंने उससे कभी प्रेम नहीं किया था। उसकी हर धमकी और हर हरकत ने मेरे मन में उसके लिए केवल नापसंदगी ही बढ़ाई थी। उसका लंबा नशे भरा बड़बड़ाना खत्म हुआ। फिर वह चुप हो गई। मैंने बिना कुछ कहे फोन काट दिया। वैसे भी पेट का दर्द मुझे सोने नहीं दे रहा था। उधर अस्पताल में फांगचिन ने कई सफेद कोट पहने लोगों को कमरे में आते देखा। वे डॉक्टर होने का दिखावा कर रहे थे। उन्हें देखते ही पिछली रात की सारी यादें उसके मन में उमड़ पड़ी। कई आदमियों द्वारा खिलौने की तरह इस्तेमाल किया जाना वह किसी भयानक दुःस्वप्न से कम नहीं था। वह दोबारा वैसा कुछ नहीं झेलना चाहती थी। लेकिन पहले ही मोरंगयान उसका फोन अपने साथ ले गई थी। उसके पास किसी से संपर्क करने का कोई साधन नहीं था। उन लोगों ने उसे सजा देने के लिए उसकी हालत को इंटरनेट पर सार्वजनिक कर दिया था। उसे इस तरह अपमानित करके वे मोरंगयान को सामने आने के लिए मजबूर करना चाहते थे। लेकिन मोरंगयान नहीं आई, इसलिए अब उनका अगला निशाना फिर फांगचिन ही बन गई। उसके दिल में मोरंगयान के लिए गहरी नफरत भर गई। अगर वह भागी न होती तो मेरे साथ यह सब नहीं होता। अगर वह न होती तो मुझे इतने सालों तक कष्ट नहीं झेलना पड़ता। यहां तक कि जब वह मौत के दरवाजे तक पहुंच चुकी थी, तब भी मोरंगयान उसे देखने नहीं आई, न ही उसका पति आया। उसी क्षण फांगचिन को एहसास हुआ
कि उसकी लगभग हर याद मोरंगियान से जुड़ी हुई थी। जब मोरंगियान बचपन में परीक्षा में 100 में 100 अंक लेकर आई थी तो खुशी खुशी रिपोर्ट कार्ड उसे दिखाने दौड़ी थी, लेकिन उसने उसकी तारीफ नहीं की थी, बल्कि डांट दिया था। 100 अंक लाने से क्या होगा? क्या इन्हें खर्च करके पैसे बनाए जा सकते हैं? तुम्हारी उम्र के दूसरे बच्चे तो कमाई भी करने लगे हैं। कुछ समय बाद मोरंगियान खुशी खुशी 100 युआन कमाकर घर लाई थी। उसने गर्व से कहा था, माँ, ये पैसे मैंने खुद कमाए हैं। लेकिन उसे एक अच्छी नजर तक नहीं मिली। इतने पैसों में तो बाहर एक बार खाना भी नहीं खाया जा सकता। दूसरे बच्चे मॉडलिंग करके एक दिन में हजारों लाखों कमाते हैं। तब मोरंगियान ने उत्साह से कहा था, माँ, मैं भी मॉडल बन सकती हूँ। दूसरे बच्चे दिन में 6 घंटे शूटिंग करते थे, लेकिन वह 10-10 घंटे काम करती थी। उसने कभी थकान की शिकायत नहीं की, कभी कठिनाई का रोना नहीं रोया। वह सिर्फ और ज्यादा कमाना चाहती थी ताकि उसकी माँ खुश हो जाए, ताकि एक बार उसकी तारीफ कर दे। लेकिन उसे कभी वह तारीफ नहीं मिली। जरा सी गलती पर मार पड़ती, डांट सुननी पड़ती, और बाद में यही कहा जाता, मैं यह सब तुम्हारे भले के लिए कर रही हूं। इन सारी यादों में प्यार सिर्फ मोरंगियन की तरफ से था। उसने अपनी माँ को बहुत प्यार दिया था, इतना प्यार कि दूसरी माताएं उसकी मिसाल देती थीं। लेकिन फंक्शन के दिल में उसके लिए कभी प्रेम नहीं था। वहां सिर्फ नफरत थी, सिर्फ घृणा। और अब क्या उसे पछतावा हो रहा था? क्या उसे पछतावा हुआ था? धुंधली चेतना और उलझे हुए विचारों के बीच उसे इस बारे में सोचने का मौका ही नहीं मिला। उसे पहले ही उसे वहां से ले जाया गया। अगली सुबह फैनकिन की आत्महत्या की खबर ट्रेंडिंग न्यूज बन गई। इंटरनेट पर अनगिनत लोग मोरंगियान पर टूट पड़े। सबसे लोकप्रिय टिप्पणियां उसे निर्दयी बेटी बता रही थीं। लोग उसे मां का सम्मान न करने वाली, गरीबों से नफरत करने वाली और अमीरों का पक्ष लेने वाली कह रहे थे। कुछ प्रशंसकों ने उसका बचाव करने की कोशिश की, लेकिन नफरत की बाढ़ के सामने उनकी आवाज तुरंत दब गई। मैंने देखा कि पूरा इंटरनेट मोरंगियान को कोस रहा था। तब मैंने हे अयन के साथ हुई एक पुरानी वीचैट चैट निकाली। फिर ऑर्फन द्वारा पहले मुझे दिए गए सबूत उसे भेज दिए। उनमें फंक्शन की जुए की लत से जुड़े प्रमाण थे। साथ ही उस रात अपनी बेटी को बेचने की निगरानी रिकॉर्डिंग भी थी। मैंने सब कुछ हे अयन को भेजकर कहा, इसे सार्वजनिक करने में मेरी मदद करो। हे अयन ने तुरंत जवाब दिया, 1 मिलियन। मैं कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गया। क्या यह थोड़ा ज्यादा नहीं है? उसने तुरंत उत्तर दिया, अगर मैं इसे खुद ही प्रकाशित कर सकती तो तुम्हारी क्या जरूरत थी? स्पष्ट था कि उसे मुसीबत में पड़ने का डर था। मैंने कहा, अगर कुछ हुआ तो जिम्मेदारी मैं लूंगा। लेकिन उसे पता नहीं था कि मैं उसके मन की बात पहले ही समझ चुका था। वास्तव में यह सबूत मोरंगियान का नाम साफ करने के लिए थे। जब पूरा इंटरनेट किसी पर हमला कर रहा हो और कोई उसकी सफाई के लिए इतनी मेहनत करे, तो इसका मतलब साफ था कि वह व्यक्ति उसके लिए बहुत मायने रखता है। और उस रात की रिकॉर्डिंग अगर बाहर आ जाती तो मुयन शो के लोग जरूर जांच शुरू कर देते हैं। मैं नहीं चाहता था कि यह सब मेरे सिर आकर गिरे, इसीलिए मैंने हे अयन को चुना। वह तो हत्या जैसे खतरनाक कामों तक को अंजाम देती थी। उसकी क्षमताओं पर मुझे पूरा भरोसा था। ऐसा छोटा मोटा काम उसके लिए मुश्किल नहीं होना चाहिए था, और वह यह भी सुनिश्चित कर सकती थी कि मामला मुझ तक न पहुंचे। आखिरकार मैंने उसे 1 मिलियन ट्रांसफर कर दिए। मैं अब उसका नियमित ग्राहक बन चुका था। अगली बार तो कम से कम कुछ छूट मिलनी ही चाहिए। हे अयन ने पैसे लेते ही पूछा, महीना लगभग खत्म होने वाला है। सुयमिंग के खिलाफ बदनामी अभियान फिर से शुरू करना है। इस बार 20% छूट मिलेगी। सुयमिंग की बात सुनते ही मैं अनायास आह भर बैठा। मैंने उस पर 1 मिलियन खर्च किए थे, लेकिन जितनी भी गंदगी सामने आई उसका असर मुझ पर ही पड़ा। जैसे उसका पति उसे धोखा दे रहा था, या उसका पति घायल हो गया था और वह खुद आराम से किसी कैफे में बैठकर चाय पी रही थी। हर कहानी में अंततः बेवकूफ और पीड़ित मैं ही बनता था। मैंने सिर हिलाया। सुयमिंग को छोड़ो, इसके बजाय मेरी एक और मदद करो। राजधानी के 4 बड़े परिवारों में से एक मुंह परिवार के बारे में जानकारी निकालो। ऐसी बातें जो वे कभी सार्वजनिक नहीं करना चाहेंगे। हे अयन ने तुरंत जवाब दिया, इस काम में कोई छूट नहीं मिलेगी। मैंने शांत स्वर में कहा, जब तक जानकारी काम की है, पैसों की कोई चिंता नहीं। कितने भी पैसे लगें फर्क नहीं पड़ता, चाहे पुराने गिले शिकवे कितने ही गहरे क्यों ना हो। अब फांगचान मर चुकी थी। मोरंगियान इतनी कठोर नहीं थी कि अंतिम संस्कार की जिम्मेदारी भी ना निभाए, लेकिन उसने अभी तक नया फोन नहीं खरीदा था। हे अयन को संदेश भेजने के बाद मैंने तुरंत श्यावानु को फोन लगाया। मोरंग को फोन दो। दूसरी तरफ से श्यावानु की हंसी सुनाई दी। तुम अपनी छोटी बहन की सच में बहुत परवाह करते हो, तो क्यों ना मैं भी तुम्हें भाई कहने लगूं। मैंने नाक सिकोड़ते हुए कहा, तुम मुझसे बड़ी हो। अगर इस जन्म में तुम्हारे नसीब में भाई कहना नहीं लिखा तो उसके बारे में सोचना भी मत। मेहनत से काम करो। मैं अपने बॉडीगार्ड्स के साथ भी काफी अच्छा व्यवहार करता हूं।
श्यावानु हंस पड़ी, लेकिन उसकी हंसी में कुछ और ही अर्थ छिपा था। मैं उससे पूछने ही वाला था कि उसका क्या मतलब है, तभी फोन मोरंगयान को दे दिया गया। मैंने श्यावानु को कहते सुना, लो, तुम्हारे भाई तुम्हें ढूंढ रहे हैं। फोन पर मोरंगयान की धीमी आवाज आई, ब्रदर होमिंग। मैंने बिना घुमाए फिराए कहा, फंग मर चुकी है। मोरंगयान का हाथ अचानक ठिठक गया। उसका दिल एकदम ठंडा पड़ गया, मानो वह किसी बर्फीले वीराने में गिर गई हो। मर गई। अब वह हमेशा के लिए उससे मुक्त हो चुकी थी। यह अच्छी बात होनी चाहिए थी, लेकिन उसके सीने में उठ रहा दर्द रुक नहीं रहा था। वह हमेशा अपनी मां से एक सवाल पूछना चाहती थी, क्या उसे अपनी बेटी को उन लोगों के हाथ बेचने का पछतावा था? और उसने कभी उससे प्यार क्यों नहीं किया? मैंने कहा, अगर तुम अस्पताल जाना चाहती हो तो श्यावानु को बता देना। इसके बाद मैंने उसे फोन श्यावानु को देने को कहा। मैंने श्यावानु को कुछ निर्देश दिए और कॉल समाप्त कर दी। अब मोरंगयन पूरे देश की नजरों में थी। मीडिया के लोग निश्चित रूप से अस्पताल के बाहर डेरा डाले बैठे होंगे। इतने पत्रकारों और कैमरों के बीच वे लोग शायद मोरंगयन के साथ कुछ करने की हिम्मत नहीं करते। मैं पूरी रात पेट दर्द से परेशान रहा था। ठीक से सो भी नहीं पाया था। सारे काम निपटाने के बाद अब कहीं जाने का मन नहीं था। कुछ ही देर बाद एक और खबर सामने आई। समाचारों में बताया गया कि फंक्शन को जुए की गंभीर लत थी। मोरंगयन लगातार काम करके उसके जुए के कर्ज चुकाती रही थी। यह भी उजागर हुआ कि इसी दबाव ने मोरंगयन को अवसाद तक पहुंचा दिया था। फिर अगली खबर और भी विस्फोटक निकली। घटना से पहले फंगशिन भारी कर्ज में डूबी हुई थी। वह सूदखोरों का पैसा नहीं चुका पा रही थी और अंततः उसने अपनी ही बेटी को बेच दिया। मीडिया ने इसके सबूत भी जारी किए। तस्वीरें थीं, वीडियो थे और एक विस्तृत पोस्ट भी। पोस्ट मोरंगयन के नाम से जारी किया गया था और बेहद पेशेवर ढंग से लिखा गया था। उसमें बताया गया था कि मोरंगयन को बचा लिया गया था। वह उस समय अवसाद के गंभीर दौर से गुजर रही थी। आधे घंटे के भीतर ही पूरा इंटरनेट हिल गया। ट्रेंडिंग सर्च की सूची मानो विस्फोट कर गई। उसी समय जब मोरंगयन अस्पताल के मुर्दाघर पहुंची तो वहां उसका पिता पहले से मौजूद था। लेकिन जहां तक उसे याद था, जहां तक मोरंगयन को याद था, बाईफांग शायद ही कभी घर लौटता था। हालांकि वह बाद में फैंक्शन जितना बुरा नहीं बना, लेकिन उसे शराब और जुए की लत थी। बाद में उसने शराब और जुआ कुछ हद तक कम कर दिया, लेकिन उसकी जगह उसे इधर उधर भटकने और दूर दराज जगहों की खोज करने का जुनून सवार हो गया। उसने कभी अपनी पत्नी और बेटी की परवाह करने की पहल नहीं की। मोरंगयन अक्सर सोचती थी, अगर बाईफांग ने फंग की थोड़ी सी भी परवाह की होती तो क्या फंग उसके साथ वैसा व्यवहार करती? क्या उनका परिवार भी दूसरे परिवारों की तरह खुशहाल हो सकता था? इसी वजह से इतने वर्षों तक उसने वास्तव में फैंक्शन से नफरत नहीं की। जिस व्यक्ति से उसे सबसे अधिक नफरत थी वह बाईफांग था, जिसने हमेशा उन्हें नजरअंदाज किया। कई सालों से मोरंगयन ने अपने पिता को नहीं देखा था। आज उसे यहां देखकर, उसे फंक्शन की लाश को चुपचाप घूरते हुए देखकर उसके मन में एक अजीब सी विडंबना का भाव उठा। जब फंक्शन जिंदा थी तब उसने कभी उसकी ओर नजर तक नहीं डाली, यहां तक कि नए साल पर भी घर नहीं आता था। लेकिन अब जब वह मर चुकी थी तो वह उसके सामने खड़ा होकर मौन शोक मना रहा था। मोरंगयन ने चुपचाप फंक्शन के घायल शरीर को देखा। कलाई काटने के कारण उसकी हालत बेहद दयनीय थी। वह दृश्य देखकर मोरंगयन के मन में अचानक विचार आया, अगर वह उस रात वहां से बचकर न निकली होती तो शायद उसका अंत भी इतना ही दर्दनाक होता। उसका पेट मिचलाने लगा। आखिर उसे ऐसा जीवन क्यों मिला? उसे हमेशा बिना प्रेम के जीने की पीड़ा क्यों सहनी पड़ी? वे उसके साथ इतने निर्दयी क्यों थे? यहां तक कि मरते समय भी उसकी मां उसे यही एहसास देकर गई कि उसने कभी उससे प्रेम नहीं किया। मोरंगयन तेजी से बाथरूम की ओर भागी और जोर जोर से उल्टियां करने लगी। काफी देर बाद वह बाहर आई। अब वह अपनी मां को एक बार भी नहीं देखना चाहती थी। जैसे ही वह जाने लगी उसके पिता ने उसे रोक लिया। उसने सिगरेट जलाई और बोला, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मोरंगयन ने उसे ऐसे देखा जैसे वह कोई अजनबी हो। उसकी आवाज ठंडी थी। मेरा कोई पिता नहीं है। इतना कहकर वह मुड़ गई। श्याशाओ की सुरक्षा में वह अस्पताल से बाहर निकल गई। बाहर बहुत से प्रशंसक उसका इंतजार कर रहे थे। वे उसे देखकर जोर जोर से उसका नाम पुकार रहे थे। कुछ लोग उसे हिम्मत दे रहे थे, कुछ उसे दिलासा दे रहे थे। कुछ लोग कह रहे थे कि वे उससे प्यार करते हैं और हमेशा उसका साथ देंगे। लेकिन मोरंगयन की मनस्थिति ऐसी नहीं थी कि वह इन सब पर ध्यान दे सके। यह पहली बार था जब श्याशाओ ने ऐसा दृश्य देखा था। जब उत्साहित प्रशंसक मोरंगयन को कार्ड और उपहार देने लगे तो श्याशाओ ने उसकी ओर से सब कुछ ले लिया। अभी अभी उल्टी करने के कारण मोरंगयन का चेहरा बेहद पीला पड़ गया था। वह बहुत कमजोर और थकी हुई दिख रही थी। उधर इंटरनेट पर भी लोगों की सहानुभूति की लहर उठ चुकी थी।
मुआंगशाओ और फंक्शन के बीच हुए गुप्त सौदे का वीडियो सार्वजनिक हो चुका था। वीडियो के कारण मुआंगशा भी ट्रेंडिंग सूची में पहुंच गया। नेटिजन्स गुस्से से भर उठे। यह तो पूरी तरह अमानवीय है। उसने हमारी देवी जैसी मोरंगयान को एक ऐसे बूढ़े आदमी को बेचने की कोशिश की जिसकी निजी जिंदगी बेहद गंदी है। अच्छी बात है कि उसे समय रहते बचा लिया गया। मुआंगशा अपने परिवार की ताकत और प्रभाव के भरोसे ऐसी हरकतें करता रहा है। उसे अब तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? इतनी निर्दयी और बेशर्म औरत आखिर आत्महत्या कैसे कर सकती है? क्या उसकी मौत का संबंध मुआंगशा से है? बचपन से अपनी मां के लिए पैसे कमाने की मशीन बनकर जीती रही, फिर भी उसने कभी अपनी मां के खिलाफ एक शब्द नहीं कहा। कैमरे के सामने हमेशा मुस्कुराती रही। ऐसी मुरांगियन को देखकर केवल उसके प्रशंसक ही नहीं बल्कि आम लोग भी भावुक हो गए। उसकी लोकप्रियता अचानक बढ़ गई। कुछ ही समय में उसके 1 मिलियन से अधिक नए फॉलोअर्स बन गए। लोग बड़ी संख्या में मू कॉरपोरेशन के प्रमुख के वीबो अकाउंट पर पहुंच गए। सब लोग एक ही बात लिख रहे थे, अपने बेटे को काबू में रखो, मुरांगियन से दूर रहो। जब मुयन शाओ ने खुद को ट्रेंडिंग सूची में देखा तो वह गुस्से से पागल हो गया। उधर उसी रात मैं खाना खाते हुए ट्रेंडिंग खबरें देख रहा था। तभी मैंने देखा मुयन शाओ को परिवार ने विदेश भेज दिया था ताकि वह वहां व्यापार विकसित करे। यह खबर देखकर मैंने आखिरकार राहत की सांस ली। उसके बाद सुयमिन लगातार मुझे संदेश भेजती रही, कई बार फोन करके रोती भी रही, लेकिन मैंने उसे कोई जवाब नहीं दिया। धीरे धीरे उसने भी मुझे परेशान करना बंद कर दिया। कूलिंग ऑफ अवधि समाप्त होने से एक रात पहले मैं सुबह जल्दी उठकर बिस्तर पर लेटा हुआ था। मैंने उसे एक संदेश भेजा, कल सुबह 9 बजे सिविल अफेयर्स ब्यूरो जाना मत भूलना। संदेश भेज दिया गया, लेकिन वह ऐसे गायब हो गया जैसे समुद्र में पत्थर फेंक दिया गया हो। आधा घंटा बीत गया, कोई जवाब नहीं आया। आखिरकार मैंने उसे फोन किया, लेकिन सुयमिन ने कॉल नहीं उठाया। पूरा इंटरनेट इस मामले पर नजर रखे हुए था। मैं नहीं चाहता था कि वह आखिरी समय में अपना फैसला बदल दे, तलाक सुचारू रूप से हो जाए। इसलिए मैंने वेबो खोला और एक लंबे समय से लंबित पोस्ट कर दिया। मैंने लिखा कि कल से मैं फिर से अविवाहित होने वाला हूं। कुछ ही देर में खबर फैल गई, गायिंग और सुयामीन कल तलाक लेने वाले हैं। यह विषय तुरंत ट्रेंडिंग सूची में पहुंच गया। लोगों को फिर से उनका पूरा मामला याद आ गया। मैं संतुष्ट होकर वेबो से बाहर निकल आया। उधर सुयामीन ने अपने आप को पूरी तरह काम में झोंक दिया था। उसका कार्यक्रम इतना व्यस्त था कि हर दिन वह थककर चूर हो जाती थी। जब उसके शरीर में बिल्कुल ऊर्जा नहीं बचती, तभी वह घर लौटती थी। जब मैं उसे संदेश और कॉल कर रहा था, उस समय वह एक दोस्त की जन्मदिन पार्टी में थी। निजी कमरे में लोग गा रहे थे, जश्न मना रहे थे और खूब शोर मचा रहे थे। उस शोर में फोन की घंटी सुनाई ही नहीं दी। रात काफी हो जाने पर वह घर लौटी। नहाने के लिए कपड़े बदलने ही वाली थी कि उसने फोन निकाला। तभी उसे मेरे मिस्ड कॉल और संदेश दिखाई दिए। वह जानबूझकर फोन कम देखने लगी थी, क्योंकि हर बार फोन देखते ही उसे मेरी याद आ जाती थी। उम्मीद और निराशा के बीच बार बार झूलते रहना उसे थका चुका था। उसके जैसी सफल और उत्कृष्ट महिला को इतना विनम्र और असहाय नहीं होना चाहिए था। वह चाहती थी कि गु ह्योमिंग एक दिन समझे उसे खोना उसकी सबसे बड़ी गलती थी, कि असली नुकसान उसी का हुआ है और एक दिन वह खुद वापस लौटने की विनती करेगा। लेकिन कुछ दिनों बाद जब उसने सचमुच मेरी कॉल देखी तो उसका दिल शांत नहीं रह पाया। फिर उसने मेरा संदेश पढ़ा और उसके होठों पर कड़वी मुस्कान आ गई। उसे तलाक की तारीख अच्छी तरह याद थी और वह वेबो पोस्ट भी। उसे साफ महसूस हुआ कि मैंने वह पोस्ट इसलिए डाली थी क्योंकि मुझे डर था कि वह अपना मन बदल सकती है। उस संदेश का अर्थ बिल्कुल स्पष्ट था, मानो कोई उसके दिल को पैरों तले कुचल रहा हो। कुछ देर बाद उसने मुझे जवाब भेजा, चिंता मत करो, मैं तुम्हें इतनी आसानी से तलाक नहीं लेने दूंगी।